हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे फूड पैकेजिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैकेजिंग के फंक्शन क्या हैं। तो सबसे बेसिक फंक्शन है कि कंटेन द प्रोडक्ट। मतलब एक पैकेज को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें कितने केजी का प्रोडक्ट आएगा, 1 केजी का, 2 केजी का, 3 केजी का, जितने भी केजी का। ठीक। और अगर उतने केजी का प्रोडक्ट उस पैकेज में रख दिया जाए तो क्या वो होल्ड कर पाएगा वो पैकेज 1 केजी के प्रोडक्ट को या 2 केजी के प्रोडक्ट को। यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है। ठीक। दूसरी चीज ये देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर किसी भी टाइप की हजर्ड हो सकती है, फिजिकल हजर्ड हो सकती है। ठीक। और उसके अलावा माइक्रोबियल हजर्ड भी हो सकती है और केमिकल हजर्ड भी हो सकती है। तो इन तीनों से वो प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं प्रोडक्ट। उसके बाद मार्केटिंग में असिस्ट करता है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ आप देखते हैं। कभी भी आप कोई फूड खरीदने जाते हैं, पैकेज्ड फूड, ठीक है, पैक्ड फूड, तो आप सबसे पहले उसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो ये मार्केटिंग में असिस्ट तो कर ही रहा है पैकेज। ठीक है। आप उसमें देखते हो कि प्रोडक्ट में क्या क्या है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर एक्सपायरी डेट, फिर कौन सी ब्रांड है, अच्छी है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं। ठीक है। उसके बाद ईज़ ऑफ यूजेस। देखो, हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हम पैकेज्ड फूड लेकर जाते हैं, पैक्ड फूड लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईज़ी होता है लेकर जाना और यूज़ करना। ठीक है। अब चाहे वो पानी की बोतल हो जाए, चाहे मतलब बहुत सारे हम छोटे छोटे सॉस के पैकेट देख सकते हैं या फिर अचार के पैकेट देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, है ना, ये सब। ठीक। फिर इंक्रीज सेल्फ लाइफ। कभी देखना कि चिप्स का पैकेट अगर डैमेज है, ठीक है, उसमें अगर लीकेज है और उसमें एयर जा रही है तो चिप्स सॉगी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उसको वो एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिली जो उसके लिए सही थी। ठीक है। जो पैक्ड था प्रोडक्ट, वो अब पैक्ड नहीं है, उसमें लीक है ना। और इस रीज़न से कई बार उसमें मोल्ड ग्रोथ भी हो जाती है, तो सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होती है। कभी देखना मिल्क का पैकेट जो है वो अगर लीक है या फिर सॉस का पैकेट है, वो अगर उसमें लीकेज है तो उसमें लिखा होता है कि अगर ये लीक्ड पैकेट है या फिर इसमें कुछ होल वगैरह हो तो आप इसको परचेस मत करिए। क्यों मत करिए? क्योंकि अंदर का प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। तो सेल्फ लाइफ में भी ये पैकेजिंग जो है हेल्प करती है। और प्रोवाइड फॉर कंज्यूमर कन्वीनियंस। वही कंज्यूमर को पता चलता है कि अंदर प्रोडक्ट क्या है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, सब कुछ पता चलता है, कब बना है, कब तक यूज़ किया जा सकता है, और उसके अलावा बाकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक। तो ये हमने देख लिए फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी हो जाता है पैकेज को इधर से उधर करना। सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। ये सब हमने देख लिया। प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट अगेंस्ट फिजिकल डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हमने देखा। उसके बाद वाटर वेपर से भी बचाता है, ऑक्सीजन इंटरेक्शन से भी बचाता है, ह्यूमिडिटी से बचाता है, कंटामिनेंट से बचाता है। ये सब से पैकेज एक फूड को बचाता है। ठीक। आगे देखते हैं, जब हम पैकेजिंग मटेरियल जो है डिज़ाइन करते हैं किसी भी फूड की पैकेजिंग के लिए, तो हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा मटेरियल पैक होना है, लिक्विड है या सॉलिड मटेरियल है, हम ये देखते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं उसको कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करना है। जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी को अगर मॉइस्चर थोड़ा सा भी मिलता है तो कभी भी देखना कॉफ़ी का आप जैसे ही पैकेट खोलते हो और थोड़ी देर अगर वो मॉइस्चर में रह जाता है तो लंप बन जाते हैं। ठीक है। तो उसको क्या है कि आपको ऑक्सीजन मॉइस्चर दोनों से बचाना है। इस तरीके से कॉफ़ी को भी हम इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं।
तो एक्सटर्नल फैक्टर भी देखना है कि कुछ मॉइस्चर से डैमेज हो जाते हैं, कुछ ऑक्सीजन से डैमेज हो जाते हैं, कुछ फूड फूड प्रोडक्ट, कुछ ह्यूमिडिटी से जल्दी से अफेक्ट हो जाते हैं, तो वो किससे अफेक्ट हो रहे हैं ये देखना है। तीसरी चीज़ देखना है, नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर्म्स टू बी यूज्ड मस्ट बी केप्ट इन माइंड बिफोर यूजिंग इट फॉर पैकेजिंग। हाँ, अब पैकेजिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल वाटर से सबसे ज़्यादा मतलब वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट जो है वो सबसे कम किसकी है, किससे वाटर वेपर ज़्यादा ट्रांसमिट हो जा रहे हैं ये देखना, ऑक्सीजन बैरियर किस में सबसे ज़्यादा है, ये सब हम आगे देखेंगे। और उसके बाद पैकेजिंग मशीनरी, मतलब इजी टू यूज़ है कि नहीं। पैकेजिंग मटेरियल का सिलेक्शन और उसकी डिज़ाइन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट था हम देख रहे थे प्रोडक्ट कंसिडरेशन। अब प्रोडक्ट कौन सा पैक होना है, सबसे पहले हम उसका नेचर देखते हैं कि लिक्विड है या फिर सॉलिड है, जो स्टेट है, नेचर ऑफ द स्टेट, वो लिक्विड प्रोडक्ट है या फिर सॉलिड प्रोडक्ट है। दूसरा देखते हैं डिटेरियोरेटिव चेंजेस दैट में अकर। ठीक है, मतलब वो माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं उस प्रोडक्ट में, मतलब कितना जल्दी खराब हो सकता है, पेरिशेबल नेचर का है या नॉन पेरिशेबल नेचर का है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसकी भी पैकेजिंग हम उस तरीके से सोच समझ कर करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और नेचर, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, उसके अलावा एक्सटेंट ऑफ डिटोरियोरेशन, वही मैं आपको जो बता रही हूँ, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है या किस टाइप का प्रोडक्ट है। हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, अभी मैं आपको बता रही थी कि फिजिकल हैजर्ड और ट्रांसपोर्टेशन, ये सबको हम देखते हुए रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में रखा जाएगा, ये सबको देखते हुए हम प्रोडक्ट का जो पैकेज है वो डिज़ाइन करते हैं। तीसरा फैक्टर है फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, हम क्या देख रहे थे अभी तक कि एक्सटर्नल फैक्टर देख रहे थे और कौन सा प्रोडक्ट पैक होना है ये देख रहे थे। अब हम पैकेजिंग मटेरियल देख रहे हैं। देखो, पैकेजिंग मटेरियल की भी प्रॉपर्टीज देखी जाती है, उस प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट हो गया, गैस रेजिस्टेंस हो गया, ओडर रेजिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो गया, ग्रीस रेजिस्टेंस हो गया, ग्रीस प्रूफ पेपर वगैरह जो होते हैं, ऑयल रेजिस्टेंस, ये सब देखा जाएगा। फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है उस पैकेजिंग मटेरियल की, परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज क्या है, अवेलेबल है कि नहीं वो पैकेजिंग मटेरियल, ये भी देखा जाएगा। मशीनेबिलिटी देखी जाएगी, कैपेसिटी देखी जाएगी, ये सब को देखकर एक पैकेज डिज़ाइन होता है। अब हम आगे देखते हैं, जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए वो इजी टू यूज़ है कि नहीं, इजीली हम उससे प्रोडक्ट को सील कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं पैकेज को, और इजी टू हैंडल है कि नहीं, अवेलेबल कितनी है वो मशीन्स, इजीली अवेलेबल है कि नहीं, कैपेबिलिटी कैसी है और कैपेसिटी कैसी है, स्पीड वगैरह, ये सब हम देखेंगे। मशीनरी का भी, ठीक है, पैकेजिंग मशीनरी अवेलेबल है या नहीं और इजी टू यूज़ है कि नहीं। नेक्स्ट है मार्केटिंग एस्पेक्ट्स। देखो, आप कभी भी मार्केट में जाते हो, मान लो, और आपको एक बिस्किट का पैकेट दिखा, आपने उस बिस्किट के पैकेट को खरीदने का सोचा, ठीक है। अब क्या होगा, आप उसमें सबसे पहले लेबल रीड करते हो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हो, फिर उसमें लोगो देखते हो, ठीक है, वेज है, नॉन वेज है, या फिर उसके अलावा ट्रेडमार्क्स वगैरह, कुछ कुछ कोड्स वगैरह, ये सब आप उसमें देखते हो, ठीक है। अगर ये सब इस पैकेज में ना लिखा हो, प्लेन पैकेज हो और उसके अंदर बिस्किट हो, तो क्या आप उसको ट्रस्ट कर पाओगे उस पैकेज को? नहीं ट्रस्ट कर पाओगे, क्योंकि अगर वो खराब निकला, अंदर का पैकेज के अंदर का जो प्रोडक्ट है वो खराब निकला, या उसमें कोई दिक्कत आ गई, या उससे आप बीमार हो गए, तो किसको कंप्लेन करोगे? किसी को भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, और रेगुलेशन ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। हर पैकेज में एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, ये सब होना मैंडेटरी है,
ठीक है? तो इसीलिए हम मार्केटिंग एस्पेक्ट को भी देखेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि उसमें जो प्रेजेंटेशन होता है, जो ब्रांड अपने आप को प्रेज़ेंट करती है पैकेज के माध्यम से, वो भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कई बार हम बहुत अच्छी पैकेजिंग देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ और उसकी तरफ हम देखने लगते हैं कि इसमें क्या है, कैसा है, कुछ नया आया है और हम उसको खरीद लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो फ्लेक्सिबल पैकेजेस हो गए, रिजिड पैकेजेस हो गए और रिटेल और शिपिंग कंटेनर्स हो गए। फ्लेक्सिबल पैकेज जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है? मतलब उसका शेप चेंज किया जा सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल हो गई, ठीक है? या फिर जो प्लास्टिक के पाउच होते हैं, है ना? और जो पॉलीथीन के बैग्स वगैरह होते हैं, ये सब आप इनका शेप चेंज कर पाते हो और इज़िली वो फ़ोल्ड हो जाते हैं। ये फ्लेक्सिबल पैकेज होते हैं, पेपर हो गया, ये सब। और वहीं पे रिजिड पैकेज कैसे होते हैं? जिसको आप फ़ोल्ड नहीं कर सकते, है ना? जैसे कि मेटल कंटेनर हो गए, ग्लास कंटेनर हो गए, ये रिजिड कंटेनर्स हैं, ठीक है? तो फ्लेक्सिबल पैकेज जो हैं, उसमें आप रैप बबल रैप देख सकते हो, ठीक है? स्टैंड अप पाउचेज़ देख सकते हो और फ़ोम कुशनिंग मटेरियल ये सब आ जाएगा फ्लेक्सिबल पैकेज में। और रिजिड पैकेजिंग में वहीं पे जो हार्ड हैं, जो मटेरियल हार्ड है जिसको फ़ोल्ड नहीं किया जा सकता, इस टाइप के मटेरियल में रिजिड पैकेजिंग आ जाएगी, जैसे कि मेटल कंटेनर्स, ग्लास कंटेनर्स। फ्लेक्सिबल पैकेज में हम जब देखते हैं तो पेपर देखते हैं, तो पेपर जो है वो कैटेगरी कितने जीएसएम तक आती है? जो टर्म पेपर है वो ऐसा मटेरियल है जिसका जीएसएम 225 ग्राम पर स्क्वायर मीटर होता है। लेस देन 225 ग्राम पर स्क्वायर मीटर अगर उसका जीएसएम है, आपने जीएसएम सुना होगा, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है? अगर किसी पेपर का जीएसएम 225 से कम है तो वो पेपर में आ जाएगा। फिर पेपर बोर्ड कार्टून्स भी होते हैं, प्लास्टिक एंड फ्लेक्सिबल फिल्म्स होती है जो कि नॉन फाइब्रस प्लास्टिक पॉलीमर से बनती है। हम आगे सब कुछ देखेंगे एक के बाद एक, जैसे कि मल्टी वॉल पेपर बैग। अभी हम देख रहे हैं ये मल्टी वॉल पेपर बैग है जो जिसमें पैक है गुआर गम, ठीक? वहीं पे हम देखते हैं क्राफ्ट पेपर हो गया, सल्फाइड पेपर हो गया, ग्रीस प्रूफ पेपर हो गया, ग्लासीन पेपर हो गया, वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर हो गया, वैक्स पेपर हो गया। इन सब का यूज़ अलग अलग होता है। जैसे क्राफ्ट पेपर जो है वो मल्टी वॉल सैक के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और कोरुगेटेड बोर्ड वगैरह जो बनते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। वहीं पे सल्फाइड जो है, सल्फाइड पेपर, वो उसके स्मॉल बैग्स बनते हैं। ग्रीस प्रूफ जो पेपर है उसका बेकरी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए इसका यूज़ होता है, ग्रीस प्रूफ पेपर का। ग्लासीन पेपर का किस में यूज़ होता है? ओडर रेजिस्टेंट और ग्रीस प्रूफ बैग बनाने के लिए यूज़ होता है। देखो, जो ग्लासीन पेपर है उसको हम क्या पैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो पोटैटो चिप्स हो गया, ड्राई सीरियल प्रोडक्ट्स हो गया, ड्राइड सूप्स हो गए, केक मिक्स हो गया, कॉफ़ी या फिर शुगर को पैक करने के लिए हम ग्लासीन पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर का हम किसके लिए यूज़ करेंगे? मीट, फिश और फैट, इनको पैक करने के लिए यूज़ करेंगे। इसकी हाई वेट स्ट्रेंथ होती है। हाई वेट स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? अगर ये पार्चमेंट पेपर वेट भी हो जाता है, मॉइस्चर भी ले लेता है, गीला भी हो जाता है, तो भी ये अपने शेप पर रहेगा और ईज़िली डैमेज नहीं होगा। ग्रीस रेजिस्टेंट भी होते हैं ये वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर। और वैक्स पेपर जो है, टिश्यू पेपर, वैक्स पेपर सॉफ्ट रैपिंग के लिए यूज़ होता है ब्रेड और फ्रूट वगैरह की, ठीक? आगे हम देखते हैं पेपर बोर्ड्स का क्या यूज़ है। तो व्हाइट बोर्ड ज़्यादातर आपने देखा होगा, आइसक्रीम की जो पैकेजिंग होती है वो व्हाइट बोर्ड वगैरह में होती है, चॉकलेट्स की और आइसक्रीम की। और पेपर बोर्ड जो हैं वो एग ट्रे वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, मोल्डेड वाले एग ट्रे आपने देखा ही होगा। फाइबर बोर्ड जो है उसको हम जूस कॉन्सेंट्रेट के लिए यूज़ करते हैं। और चिप बोर्ड जो है वो टी और सीरियल के आउटर कार्टन्स के लिए यूज़ करते हैं। और लैमिनेटेड पेपर किसके लिए यूज़ होता है? तो यूएचटी फूड्स के लिए यूज़ होता है।
अभी तक हमने कवर किए हैं पेपर, पेपर बोर्ड, कार्टन्स वगैरह। अब हम आगे क्या देखेंगे? प्लास्टिक एंड फ्लेक्सिबल फिल्म्स। अब देखो, जो प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा? नॉन फाइब्रस प्लास्टिक पॉलीमर्स की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? पीईटी आ जाएगा, पॉलीप्रोपिलीन हो जाएगा, ठीक है, पॉलीइथाइलिन हो जाएगा, और अब इसमें एचडीपीई ले लो, एलएलडीपी ले लो, या फिर एलडीपी ले लो। ये सब जो हैं, ये नॉन फाइब्रस प्लास्टिक पॉलीमर हैं। और जो फाइब्रस प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। देखो, जो मोस्ट पॉलीमर फिल्म जो होती है वो कैसे बनती है? एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनती है। अब ये एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या है? इसमें क्या होता है, जो पैलेट होते हैं, पॉलीमर के पैलेट होते हैं, और इसको हम रेजिन्स भी बोलते हैं, ये है, ठीक है, ये प्लास्टिक रेजिन्स हैं। इसको हम हाई टेम्परेचर में पहले मेल्ट करते हैं, उसके बाद हाई प्रेशर में इसका एक्सट्रूजन होता है। अब जब एक्सट्रूजन होता है तो उसके बाद वो ये सब शेप का को फॉर्म कर लेती है, मतलब शीट में कन्वर्ट हो जाती है या तो ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही रेजिन को अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आप इसके वीडियोस वगैरह देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के। जो प्लेन सेल्यूलोज प्लास्टिक फिल्म होती है उसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये एक ग्लॉसी ट्रांसपेरेंट फिल्म है और ओडरलेस है, टेस्टलेस है और बायोडिग्रेडेबल है। और कितने दिन के अंदर बायोडिग्रेड हो जाती है? तो 100 डेज के अंदर ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर फूड्स दैट डू नॉट रिक्वायर अ कंप्लीट मॉइस्चर और गैस बैरियर। मतलब इसका मतलब क्या है? जो प्लेन सेल्यूलोज प्लास्टिक फिल्म है इसमें ज़्यादा मॉइस्चर बैरियर नहीं है और गैस बैरियर ज़्यादा नहीं है। और इसको कॉमनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कौन से फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं? तो उसमें आ जाएगा ब्रेड, फ्रेश ब्रेड एंड कन्फेक्शनरी के कुछ आइटम, ठीक है। और अदर प्लास्टिक फिल्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? पॉलीइथिलीन आ जाएगा। अब पॉलीइथिलीन में भी अलग अलग हो जाएगा। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन हो जाएगा, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन हो जाएगा, मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग पॉलीइथिलीन होती हैं। अब जो मटेरियल है पॉलीइथिलीन, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो क्या-क्या हो जाएगी? तो एक्सीलेंट सीलेबिलिटी, ठीक है? तो ये बहुत अच्छे से सीलिंग, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है। और गुड मॉइस्चर बैरियर है, मॉइस्चर बैरियर भी अच्छा है। लो टेम्परेचर ड्यूरेबिलिटी, मतलब लो टेम्परेचर -60 तक का जो टेम्परेचर है ये इसमें भी विथस्टैंड कर लेता है ये मटेरियल। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, जो चार्ट है उसमें दिया हुआ है। और गुड टियर रेजिस्टेंस भी होता है पॉलीथीन का। अब हम जब बात करते हैं पॉलीथीन को कंपेयर करते हैं पॉलीप्रोपाइलीन से, तो जब क्या है, हम टेम्परेचर रेजिस्टेंस देखते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन का ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब हायर टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो पॉलीप्रोपाइलीन जो है वो हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड कर लेता है इजीली। वहीं पे जब हम पॉलीइथिलीन की बात करते हैं तो वो लोअर टेम्परेचर को, कोल्ड टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। while polyethylene is more resistant to extreme cold temperature, ठीक है। और polypropylene starts to fail at freezing temperature, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलिन जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को ज़्यादा टाइम तक बियर नहीं कर सकता है। आगे हम देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथिलीन की बात करते हैं तो इसकी भी हीट सीलेबिलिटी अच्छी है, ओडर फ्री होता है, और श्रिंक्स वगैरह आपने देखा होगा, कार्टन्स होते हैं उसके ऊपर श्रिंक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो श्रिंक्स से उनको पैक कर दिया जाता है कार्टन्स को, ठीक है। तो ये सब जो श्रिंक्स बनती हैं, श्रिंक्स की जो पॉलीथिलीन बनती है
वो किससे बनती है? लो डेंसिटी पॉलीथिलीन मटेरियल से बनती है. इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन मोस्ट फिल्म्स एंड is therefore widely used including application in shrink और stretch wrapping. ठीक. अब जो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है वो स्ट्रॉन्गर होती है, थिकर होती है, ठीक है, और लेस फ्लेक्सिबल होती है. अब मोटी रहेगी तो लेस फ्लेक्सिबल तो रहेगी एंड मोर ब्रिटल देन लो डेंसिटी पॉलीथिलीन. मतलब ब्रिटल भी ज़्यादा होती है, जल्दी टूट सकती है. जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है उसको हम ज़्यादा इजीली फोल्ड करेंगे, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो. और एचडीपी कम फ्लेक्सिबल है और इसीलिए वाटर प्रूफ भी है, ठीक है, केमिकली रेजिस्टेंट भी है. जो एचडीपी है वो ज़्यादा वाटर प्रूफ है, ठीक है, और केमिकली रेजिस्टेंट भी ज़्यादा है. और इसीलिए मल्टी वॉल पेपर सैक के की जगह हम एचडीपीई को यूज़ करते हैं. ठीक. जनरली पॉलीथीन जो है इज़ यूज्ड फॉर पैकेजिंग प्रोसेस्ड एंड फ्रेश मीट, चीज़ ईटीसी. देखो, फ्रेश मीट वगैरह को पैक करने के लिए हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, ठीक है, और चीज़ को भी पैक करने के लिए पॉलीथीन का यूज़ किया जा सकता है. हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज़ यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज कंटेनर्स, मिल्क एंड डिटर्जेंट बॉटल्स. ठीक है, तो मिल्क की जो बोतल होती है, डिटर्जेंट की बोतल होती है, ये सब के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? हाई डेंसिटी पॉलीथीन को यूज़ करते हैं. अब एचडीपी बोतल मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये एचडीपी बोतल है और ये पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट की बोतल है. ठीक. अब ये लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथिलीन का पैकेट है, ठीक है, से बना हुआ पैकेट है और ये पॉलीप्रोपाइलीन से बना हुआ है. अब हम पॉलीप्रोपाइलीन में क्या देखते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है. पॉलीप्रोपाइलीन जो होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है. आगे हम देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथिलीन की बात करते हैं. तो ये है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन के प्रोडक्ट. ठीक. ये श्रिंक रैप वाला है, इसको मतलब एक काइंड ऑफ श्रिंक रैप भी है ये. हालांकि कार्टन्स के ऊपर ज़्यादातर श्रिंक रैप यूज़ होता है. ये है. ठीक. आगे हम देखते हैं 7 टाइप ऑफ प्लास्टिक्स. अब इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7. ये जो नंबर कोड है किस किस के लिए है? तो पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट के लिए क्या है? 1 है. और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन के लिए क्या है? 2 है. पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए क्या है? 3 है. लो डेंसिटी पॉलीथिलीन के लिए क्या है? 4 है. 5 क्या है? पॉलीप्रोपाइलीन के लिए है. और पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन के लिए 6 है और 7 अदर के लिए है. ठीक है. अब कॉमनली रिसाइकल्ड 1 जो है कॉमनली रिसाइकल्ड होती है, 2 भी कॉमनली रिसाइकल्ड होती है, 3rd जो है वो समटाइम्स रिसाइकल्ड होती है. ठीक है. इसको हम देखते हैं कितना मतलब परसेंटेज रिसाइकल्ड एनुअली. तो 36% पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट को रिसाइकल किया जा सकता है, करते हैं, मतलब कॉमनली देखा गया है. वहीं पे 30 to 35% हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन को रिसाइकल किया जाता है. ठीक है, एनुअली. और हम वहीं पे जब पीवीसी की बात करते हैं तो 1% तक की पीवीसी जो है उसको रिसाइकल किया जाता है. ठीक है. और 6% तक लो डेंसिटी पॉलीथिलीन को रिसाइकल किया जाता है. 3% तक पॉलीप्रोपाइलीन को और 34% पॉलीस्टाइरीन रिसाइकल होती है. और ये बहुत कम होती है, जो अदर वाली कैटेगरी है वो बहुत कम रिसाइकल होती है. ठीक. अब यहाँ पर हम देखते हैं डिकम्पोज होने के लिए कितना टाइम लगता है. तो पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट जो है वो 5 to 10 ईयर में डिकम्पोज होती है. वहीं पे एचडीपी 100 ईयर्स में डिकम्पोज होती है. पीवीसी तो कभी डिकम्पोज ही नहीं होता है. एलडीपी जो है वो 500 to 1000 ईयर्स में डिकम्पोज होती है. ठीक है. और जब हम पॉलीप्रोपाइलीन की बात करते हैं तो 30 ईयर तक का टाइम लगता है.
और पॉलीस्टाइरीन की बात करते हैं तो 50 ईयर का टाइम लगता है डिकम्पोज होने के लिए। और अदर की बात करते हैं तो नेवर, मेजॉरिटी जो है वो नेवर डिकम्पोज वाली है। और फिर कुछ 6 मंथ में, कुछ थोड़ा थोड़ा इस टाइप का दिया हुआ है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर कितना बियर कर सकते हैं मटेरियल, फिर ब्रिटलनेस टेम्परेचर क्या है, ये भी टेम्परेचर का चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, टॉक्सिसिटी लेवल भी दिया हुआ है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली लीच टॉक्सिन भी दिया हुआ है कि एंटीमनी ऑक्साइड किसी से लीच लीच होता है, किसी से क्रोमियम लीच होता है, किसी से बेंजीन लीच होता है, किसी से बेंजीन और क्रोमियम, किसी से मेथेनॉल, मतलब अलग अलग जो मटेरियल इससे लीच होता है। ठीक है, प्रोडक्ट में आ जाता है या फिर मतलब इन्वायरमेंट में आता है, जो भी। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। टॉक्सिसिटी कोड दिया हुआ है, देखो, हाई टॉक्सिसिटी कोड और लो टॉक्सिसिटी कोड। तो हम एचडीपी की बात करते हैं तो लो टॉक्सिसिटी है। वहीं पे पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट की बात करते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। और वहीं पे हम पीवीसी की भी बात करते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, जबकि एलडीपी की और पीपी की टॉक्सिसिटी कम है। ठीक है, और पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। और अदर में भी हम बात करते हैं तो इनकी भी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं जो पॉलीप्रोपाइलीन है और पॉलीथिलीन, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो हीट रेजिस्टेंस देखते हैं पॉलीप्रोपाइलीन का, तो विथ स्टैंड करती है हाई टेम्परेचर देन पॉलीइथिलीन। ठीक है, तो जब हम पॉलीप्रोपाइलीन की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना, पॉलीप्रोपाइलीन की बात करते हैं तो ये हायर टेम्परेचर को विथ स्टैंड कर लेती है अप टू 160 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे जब हम पॉलीइथिलीन की बात करते हैं तो ये टेम्परेचर कितना विथ स्टैंड कर सकती है, 115 डिग्री सेल्सियस। और पॉलीइथिलीन जो है वो वेरी लो टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती है। वहीं पे पॉलीप्रोपाइलीन जो है वो हायर टेम्परेचर को विथ स्टैंड करती है। तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। पॉलीथिलीन कम टेम्परेचर को, पॉलीप्रोपाइलीन हाई टेम्परेचर को विथ स्टैंड कर लेती है। जब हम केमिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पॉलीप्रोपाइलीन जो है वो मोर रेजिस्टेंट है टू केमिकल्स। वहीं, ठीक, अब हम आगे देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी हुई है। डेंसिटी हम देख लेते हैं, पॉलीथिलीन की भी दी हुई है, पॉलीप्रोपाइलीन की भी दी हुई है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है दोनों का। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी भी दी हुई है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दी हुई है। ठीक है, और केमिकल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, किसका किससे है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये सब। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये तीनों। वाटर एब्जॉर्प्शन रेट जो है ये इम्पॉर्टेंट है वैसे, लेकिन ये भी शायद ही इतना सब कुछ पूछे। डेंसिटी थोड़ा सा हो सकता है कि पूछ ले, और टेम्परेचर वगैरह, बाकी इतना ज़्यादा नहीं आता इतने डीप में। बस मैंने कंपैरिजन के लिए ये चार्ट रख दिया है। ठीक है, और हम देखते हैं जो पॉलीप्रोपाइलीन जो है वो लेस एक्सपेंसिव होती है और पॉलीथिलीन मोर ड्यूरेबल होती है, और पॉलीप्रोपाइलीन जो है वो मोर ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक, पॉलीथिलीन मोर फ्लेक्सिबल होती है और पॉलीप्रोपाइलीन लेस फ्लेक्सिबल होती है। ठीक, अब ये चार्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। बस मैंने चार्ट रख दिया है ताकि आप लोग थोड़ा कंपैरिजन कर पाओ। ठीक है, मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट ये दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पीईटी ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, इसको हम पीईटी रेजिन्स भी बोल सकते हैं। अब इससे जैसे ड्रिंकिंग बोतल बन सकती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स आपने देखे होंगे वो बनती है, कंटेनर्स बनते हैं, माइक्रोवेव ट्रेस बनते हैं, फ्रूट कंटेनर बनते हैं। ये सब इससे पीईटी ग्रैन्यूल से बन सकता है। कैसे? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में एक्सट्रूजन जो प्रोसेस है उसके उससे बनता है। ठीक, आगे हम देखते हैं जो पॉलीप्रोपाइलीन है।
पॉलीप्रोपाइलीन को हम ब्रीदेबल फिल्म भी बोलते हैं। इसका गैस बैरियर अच्छा नहीं है, लेकिन मॉइस्चर बैरियर अच्छा है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस अच्छा है और पास्चराइज्ड पैकेजिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल जो है, जो पॉलीप्रोपाइलीन से बनता है, उसको हम बॉटल्स, जार्स, क्रिस्प पैकेट और बिस्किट रैपर ये सब में यूज़ करते हैं। बॉयल इन बैग फिल्म के लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंस अच्छा है। नेक्स्ट पैकेजिंग मटेरियल है पॉलीवाइनल क्लोराइड। अब जो पॉलीवाइनल क्लोराइड है, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, तो वाइनल ही बोला जाता है। और ये फर्स्ट डेवलप कब हुआ था, तो 1930s में ये डेवलप हुआ था। और इसकी जो फिल्म है, थिन फिल्म है, किसके लिए यूज़ होती है, तो मीट रैप के लिए यूज़ होती है। और वहीं पे इसकी बॉटल्स भी बनती है, जो ऑयल पैकेजिंग के लिए यूज़ होती है और वाटर पैकेजिंग के लिए यूज़ होती है। जो पैकेजिंग मटेरियल पीवीसी मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड इनटू वेरी थिन प्लास्टिक फिल्म। जब वेरी थिन प्लास्टिक फिल्म में कन्वर्ट किया जाता है तो रैपिंग के लिए यूज़ होता है, मीट रैपिंग के लिए। और थिक प्लास्टिक फिल्म होती है, शीट होती है, तो वो रिजिड कंटेनर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और जो पीवीडीसी है, और ये ज़्यादा फैट रेजिस्टेंट होती है। जो पीवीडीसी फ़िल्म होती है, ये फैट रेजिस्टेंट होती है। और हॉट जो फैट होते हैं, अगर पीवीडीसी बोतल में हम हॉट फैट को भी डाल देते हैं, तो भी ये मेल्ट नहीं होती। इसीलिए ये सूटेबल मटेरियल है फ्रीज़र टू अवन फूड के लिए। ठीक है, जो फ्रीज़र से अवन में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब उसको फ्रीज़ करके रखते हैं और फिर बाद में मेल्ट करते हैं, तो ऐसे फूड के पैकेजिंग के लिए भी पीवीडीसी मटेरियल सूटेबल है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं पॉलीईस्टर और पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। जो पीईटी है वो स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी फिल्म है विच हैज़ गुड मॉइस्चर एंड गैस बैरियर। देखो, मॉइस्चर बैरियर भी अच्छा है पीईटी का और गैस बैरियर भी अच्छा है। कॉमनली यूज्ड फॉर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक में कॉमनली यूज़ होती है और बॉयल इन बैग में भी पीईटी का यूज़ होता है। जो पॉलीएस्टर है इज़ अ ट्रांसपेरेंट एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेड फिल्म है। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर पैकेजिंग प्रोसेस्ड मीट, चीज़, कैंडी एंड टॉफ़ी, इन सब के लिए यूज़ होता है। आगे देखते हैं सुरलिन फिल्म्स। सुरलिन फिल्म्स जो है वो वर्सटाइल फिल्म है और समटाइम्स फेवर्ड ओवर पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी कभी-कभी इसको मिल जाती है ड्यू टू सम यूनिक प्रॉपर्टीज़। अब इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्सीलेंट मॉइस्चर बैरियर, हाई मेल्टिंग स्ट्रेंथ, गुड क्लियरिटी एंड लो टेम्परेचर सीलेबिलिटी। मतलब लो टेम्परेचर में भी अच्छी सीलिंग की जा सकती है इस फिल्म में। ठीक है, और टफनेस भी अच्छी है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर पैकेजिंग प्रोसेस्ड एंड फ्रेश मीट। फ्रेश मीट की पैकेजिंग में और प्रोसेस्ड मीट की पैकेजिंग में सुरलिन फिल्म्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेटलाइज्ड फिल्म। मेटलाइज्ड फिल्म में क्या होता है, किसी भी प्लास्टिक फिल्म के ऊपर मेटल की कोटिंग की जाती है। ठीक है, जैसे पॉलीएस्टर हो गया, पॉलीअमाइड हो गया, पॉलीप्रोपाइलीन हो गया, ये प्लास्टिक फिल्म है। ठीक, इसके ऊपर कोटिंग कर दी है हमने एल्यूमिनियम की, ये मेटल है। ठीक है, अब क्यों कोटिंग करते हैं हम किसी मेटल की किसी प्लास्टिक फिल्म के ऊपर, तो इसका रीज़न है बैरियर प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए। देखो, जो बैरियर प्रॉपर्टीज़ है वो एनहेंस होती है, तो किस किस का बैरियर बढ़ता है, वाटर वेपर जो है वो इजीली ट्रांसमिट नहीं हो पाते मटेरियल से। गैसियस वोलाटाइल इंग्रेडिएंट भी इजीली ट्रांसमिट नहीं हो पाते मटेरियल से। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल से लाइट इजीली ट्रांसमिट नहीं हो पाती और ओडर भी इजीली इधर से उधर नहीं होती, मतलब पैकेज के अंदर नहीं जाती और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं ही जाते। तो जो मेटलाइज्ड फिल्म है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, मेटलाइज्ड फिल्म को हम प्रोसेस्ड मीट की पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिश पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्नैक्स पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैंडी और नट्स की पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो मेटलाइज्ड फिल्म है वो लेस एक्सपेंसिव है और मोर फ्लेक्सिबल है देन फॉइल लैमिनेट्स। ठीक है, जबकि हम देखते हैं कि जो फॉइल लैमिनेट है उसकी भी बैरियर प्रॉपर्टी सेम है
जैसे कि मेटलाइज्ड फिल्म की है। लेकिन फिर भी मेटलाइज्ड फिल्म जो है वो लेस एक्सपेंसिव है और मोर फ्लेक्सिबल है, इसीलिए ये सुटेबल है फॉर हाई स्पीड फिलिंग ऑन फॉर्म फिल सील इक्विपमेंट। ठीक, आगे देखते हैं एल्यूमिनियम कैन्स एंड फॉइल्स। देखो, जो कोक कैन वगैरह आपने देखे होंगे। जब हम कैन्स की बात करते हैं तो आपने कोक का कैन तो देखा ही होगा, बहुत नॉर्मली ये कोक का कैन है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोपेलेंट गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भरी रहती है। ये एरोजोल कैन्स हैं, ठीक है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो एकदम से प्रेशर रिलीज होता है गैस का, ठीक है। अब हम उसके अलावा क्या देखते हैं, जो कैन्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक तो हो गया 2 पीस कैन और एक होता है 3 पीस कैन, ठीक है। अब जो 2 पीस कैन होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें बॉटम और ये वाली बॉडी, मिडिल बॉडी एक ही होती है, ठीक है। मतलब दो कैन से बना है ये, ठीक। ये एक स्ट्रक्चर हो गया एक कैन का और ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये लिड हो गई और ये बेस एरिया हो गया। लेकिन 3 टिन कैन में क्या होगा, 3 होंगे। जैसे यहाँ पर एक हो गया, ये दूसरा पीस हो गया और ये तीसरा पीस हो गया। मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। ये 3 पीस कैन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीस, सेकंड पीस और ये थर्ड पीस, ठीक। अब इसमें सीमिंग की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर सीमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, यहाँ पर सीधे कंटेनर को ये शेप दे दिया गया और एक लिड मिल गई, ठीक है। तो ये 2 पीस कैन हो गया, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग बहुत हार्ड होती है, इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो ज़्यादा टफ होती है, जबकि इसकी प्रोसेसिंग ईजी होती है। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करते हैं किसकी प्रोसेसिंग ईजी है तो इसकी है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि लीकेज का जिसमें ज़्यादा चांस है तो इसमें है, इसमें थोड़ा कम होता है। क्योंकि देखो, यहाँ से बॉटम तो वो पूरा अटैच्ड है ऑलरेडी। यहाँ पर हम ये जो बॉटम है यहाँ पर सीमिंग करते हैं, यहाँ पर सीम्ड बॉटम है, ठीक है, और वेल्डेड एज है, ठीक। और यहाँ पर सिंगल मेटल है, सिंगल मेटल है, थिनर मेटल है, और बस एक बेस अलग से नहीं होता और एक टॉप में लिड होती है। 3 पीस में क्या होता है, अलग अलग होते हैं तीनों पीस, इसीलिए 3 पीस और 2 पीस। आप लोग अब समझ गए होंगे कि 3 पीस किसको बोलते हैं, 2 पीस किसको बोलते हैं, ठीक है। अब कैन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें लेकरिंग वगैरह ये सब हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आगे जो प्रोसीड करूंगी उसमें मैं आपको लेकरिंग वगैरह बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, ठीक। अभी हम थोड़ा सा इसी टॉपिक के आगे बढ़ लेते हैं, फिर हम एक लेकरिंग एक अलग से टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। जो 2 पीस कैन है उसको कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और 3 पीस कैन को पैकेज पाउडर्स के लिए यूज़ किया जाता है, सिरप्स के लिए यूज़ किया जाता है, और कुकिंग ऑयल की पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है जनरली, ठीक है। अब हम देखते हैं, हाँ, देखो, एल्यूमीनियम को हम फॉइल रैपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लिड्स के लिए, कप के लिए, ट्रेस के लिए, लैमिनेटेड पाउचेस के लिए, इन सब के लिए भी हम एल्यूमीनियम यूज़ करते हैं। तो फॉइल तो आपने देखी होगी, एल्यूमीनियम फॉइल। देखो, अभी तक हमने देखा एल्यूमीनियम कैन और फॉइल्स। अब इसके बाद देखेंगे हम कंपोजिट फिल्म। कंपोजिट फिल्म क्या होता है, इसमें एक हो गया लैमिनेट फिल्म हो गया। अब लैमिनेट फिल्म और कंपोजिट फिल्म में एक ही चीज़ ये कॉमन है कि इसमें एक टाइप का प्लास्टिक फिल्म यूज़ नहीं होता, जबकि 2-3 टाइप की प्लास्टिक फिल्म कंबाइन होकर एक फिल्म बनती है। जैसे लैमिनेट फिल्म में एक ही टाइप का प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा, सिर्फ LDP यूज़ नहीं होगा, इसमें PVDC भी यूज़ हो गया मान लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बैरियर प्रॉपर्टीज इंप्रूव होगी मटेरियल की, और जो प्रोडक्ट है अंदर का वो ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट होगा। टाइप ऑफ लैमिनेट, अब देखो, जो डिफरेंट टाइप के लैमिनेट हैं यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे PVDC और उसके अलावा PVDC क्लोराइड कोटेड पॉलीप्रोपाइलिन, मतलब पॉलीप्रोपाइलिन और PVDC दोनों चीज़ को मिलाकर यहाँ पर एक लैमिनेट बना है। तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, स्नैक फूड के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्रीम, आइसक्रीम वगैरह पैकेजिंग के लिए यूज़ हो रहा है। वहीं पे PVDC और पॉलीइथिलीन, ये दो मटेरियल यूज़ हुआ लैमिनेट में।
तो बेकरी प्रोडक्ट के लिए यूज़ हुआ। कभी आप लोगों ने मार्कशीट वगैरह कुछ तो लैमिनेट करवाया होगा, अपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी चीज़। तो क्या होता है, एक पॉलीथीन होती है, उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट को रख दिया जाता है और उसको सील कर दिया जाता है। तो लैमिनेट का मतलब ही ये है कि 2 प्रोडक्ट उसमें कम से कम यूज़ हुए हैं। एक मतलब एक प्रोडक्ट को सेफ़ली अंदर रखा गया है और उसको कवर कर दिया गया है। तो इसी तरीके से आप सोचो कि एक तरफ पॉलीथीन है, ठीक है? पॉलीथाइलीन है और उसके बाद एक तरफ एल्यूमीनियम है, फिर उसके बाद फिर पॉलीथाइलीन है। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन जो है और बैरियर प्रॉपर्टीज़ जो है पैकेजिंग मटेरियल की वो बढ़ गई। ठीक है? या तो पहली लेयर में एल्यूमीनियम हो गया और दूसरी लेयर में पॉलीथिलीन हो गई। इस तरीके से पाउच बन गया, तो इसको लैमिनेट कहेंगे। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिफरेंट फूड प्रोडक्ट कैटेगरी दी हुई है और उसके लिए जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होता है वो दिया हुआ है। लेकिन इसको हम ज़्यादा अच्छे से कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो पैकेजिंग रेगुलेशन से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसलिए हम ये वाला पार्ट छोड़कर हम उससे पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो मैं है एफएसएस पैकेजिंग रेगुलेशंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिस्ट ऑफ सजेस्टिव पैकेजिंग मटेरियल। अब प्रोडक्ट कैटेगरी दी हुई है यहाँ पर, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए कौन सा पैकेजिंग मटेरियल सजेस्ट किया गया है। तो ग्लास बोतल्स जो है वो सूटेबल मटेरियल है और उसके साथ मेटल कैप्स। ठीक है? उसके अलावा हम आगे बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि प्लास्टिक कंटेनर भी, जो रिजिड प्लास्टिक कंटेनर है उसको भी यूज़ किया जा सकता है, पीईटी के बने हुए और विथ प्लास्टिक कैप। और प्लास्टिक कैप काय का रहेगा? एचडीपीई का बना हुआ या फिर पीपी पॉलीप्रोपाइलीन का बना हुआ, ये सब का। ठीक। अब रिजिड प्लास्टिक कंटेनर जैसे कि एचडीपीई से बना हुआ प्लास्टिक का कंटेनर है, फिर उसके बाद प्लास्टिक कैप हो गया, तो एचडीपीई का हो तो भी चलेगा। ठीक। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाउच भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे पॉलीथिलीन। ठीक है? और एसेप्टिक एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल भी यूज़ किए जा सकते हैं, पेपर बोर्ड और एल्यूमिनियम फॉइल और ये सब। ठीक। टिन प्लेट कंटेनर भी यूज़ किए जा सकते हैं, पेपर बेस्ड लाइंड कार्टन्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये सब इनमें यूज़ करना अलाउड है। ये यहाँ पर मटेरियल दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है? पढ़ सकते हैं। फैट एंड ऑयल के लिए टिन प्लेट कंटेनर बताया है। ठीक है? और ग्लास बोतल तो सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है? और प्लास्टिक रिजिड कंटेनर एचडीपीई मटेरियल जो है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है? और प्लास्टिक बोतल और जार पीईटी मटेरियल भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? और प्लास्टिक पाउच, फिर यहाँ पर लैमिनेट पाउच भी यूज़ किया जा सकता है। और वैसे ही फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट के लिए हम देखते हैं ग्लास बोतल। ठीक। फिर एल्यूमिनियम कैन भी यूज़ कर सकते हैं, टिन प्लेट कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक। और इस तरीके से सबका दिया हुआ है। स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी के लिए मेटल कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, कंपोज़ाइट कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं, फॉइल रैप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ग्लास बोतल यूज़ कर सकते हैं। सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स के लिए टीन कंटेनर। ठीक है? और रैपर मेड ऑफ 3 लेयर लैमिनेट। ठीक। ये सब यूज़ किया जा सकता है। वैसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है, तो एचडीपी कैप हो गया और पॉलीप्रोपाइलीन का कैप हो गया और ग्लास जार। ठीक है? मेटल कंटेनर हो गए। ठीक है? और प्लास्टिक बेस्ड फ्लेक्सिबल पाउचेस हो गए, ये सब यूज़ किया जा सकता है। ठीक। एल्यूमिनियम फॉइल और पॉलीथिलीन टेरिप्थिलेट। वहीं पे फिश एंड फिश प्रोडक्ट के लिए एचडीपी हो गया, ग्लास जार हो गया और एचडीपी कैप्स हो गए, मेटल कंटेनर हो गया, पॉलीथिलीन हो गया, प्लास्टिक बेस्ड मल्टी लेयर फ्लेक्सिबल लेमिनेट हो गए। ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक। सॉल्ट एंड स्पाइसेस के लिए ग्लास बोतल, एचडीपी कैप, यही वाला जो दिया हुआ है, पेपर बोर्ड वगैरह, प्लास्टिक बेस्ड रिजिड कंटेनर, ये सब भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? इस तरीके से सब प्रोडक्ट का दिया हुआ है और यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक। ये रिकमेंडेड है, मतलब इसको बताया गया है कि ये ज़्यादा सूटेबल मटेरियल है पैकेजिंग के लिए।
डिफरेंट प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल दिए हुए हैं। बाकी हम और क्या देखते हैं, BIS स्टैंडर्ड देखते हैं। ठीक है, ये जो IS मार्क दिया हुआ है IS 12247 किसके लिए है, ये किसका है, तो नायलॉन के लिए है, 6 पॉलीमर। वैसे ही हम अलग अलग जो प्लास्टिक का मटेरियल है उसका एक कोड होता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, जैसे पॉलीथीन का क्या है, तो IS 10146 है। तो ये जो स्टैंडर्ड हैं, इसी स्टैंडर्ड के प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ किया जाता है हमारे फूड स्टफ के कांटेक्ट में आने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड कौन बनाता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, BIS स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। ये पैकेज जो इंडस्ट्री बनाती है वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, IS 9833 ये सब। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड 9833, IS का फुल फॉर्म ये है। ये हमने देख लिया, अब हम लैक्रिंग देखेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाऊँ। ठीक है, एक बार हम पैकेजिंग रेगुलेशन देख लेंगे जिसमें मेन पॉइंट हम पैकेजिंग रेगुलेशन के कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम नेक्स्ट पार्ट में रिजिड पैकेजेस के बारे में देखेंगे, उसके अलावा लैक्रिंग देखेंगे। ठीक है, और एसिड रेजिस्टेंट हो गया, सल्फर रेजिस्टेंट लैकर्स हो गए, ये देखेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे पैकेजिंग मेथड्स कौन कौन सी होती है, जैसे वैक्यूम पैकेजिंग और गैस पैकेजिंग, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, थर्मल प्रोसेसिंग, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इस टॉपिक पर MCQs भी सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी कवर हो जाएं और ये टॉपिक भी पूरे तरीके से कवर हो जाए, MCQs से भी और नॉर्मल भी। तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे और इजीली बन जाए। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।